सभी को नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बीएससी पार्ट 3 से संबंधित है। प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जो बुक है उसमें ये टॉपिक दिया गया है। सामान्यतः विद्यार्थी इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या इसका ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार प्लांट फिजियोलॉजी की थ्योरी के पेपर में ये 10 नंबर का यानी बड़ा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी, या जिसे हम जैविक ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं, यानी एटीपी। जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो या जिसे हम उपापचयी प्रक्रियाएं कहते हैं, उसमें या तो एटीपी का उपयोग होता है या एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का जो पूरा नाम है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इस मॉलिक्यूल के अंदर ऊर्जा है वो संचित रहती है और इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को करने में किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एटीपी की जो संरचना है किस प्रकार की होती है, किस प्रकार एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर ऊर्जा है वो संचित रहती है और एटीपी के कार्य क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी प्रोसेस में अगर हम देखना चाहें तो जैसा हम जानते हैं कि कोशिकाओं में अनेक एनर्जी प्रोड्यूसिंग यानी ऊर्जा उत्पादन करने वाली और एनर्जी कंज्यूमिंग ऊर्जा जिसमें खर्च होती है कि जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है या जो रिएक्शंस होती है वो लगातार चलती रहती है। और कोशिकाओं में जो ऊर्जा का सोर्स या स्रोत जो होता है वो एटीपी होता है, जो उपापचयी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसी वजह से एटीपी को हम जैविक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है बड़ा, उसमें ये पूछा जाता है एक्सप्लेन करें कि एटीपी को जैविक ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, या इसके दो पार्ट भी हो सकते हैं कि एटीपी की संरचना को समझाते हुए ये एक्सप्लेन कीजिए कि एटीपी को बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक ले रहे हैं वो ये है कि एटीपी की जो संरचना होती है, ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि दो वैज्ञानिक थे, फिस्के एंड सुब्बाराव। 1929 में इन्होंने मसल सेल में इसकी उपस्थिति को या इसकी डिस्कवरी, जिसको हम लोग कहते हैं खोज, सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। जीवित कोशिकाओं में वास्तविक कार्यों के महत्व को लिपमैन नामक वैज्ञानिक 1940 ने एस्टेब्लिश किया। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे वो लिपमैन थे, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन एटीपी अणुओं की संरचना का अध्ययन या जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर का अध्ययन लोहमान नामक वैज्ञानिक ने 1930 में किया था। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि कौन कौन से जो वैज्ञानिक थे और इन वैज्ञानिकों ने एटीपी के बारे में जानकारी दी थी। तो वैज्ञानिकों का नाम भी आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एटीपी की जो संरचना होती है, एटीपी वास्तव में क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उनकी जो संरचना होती है बिल्कुल उसके सिमिलर होती है। तो वास्तव में जो एटीपी है एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके एक अणु में, किसके एक अणु में, एटीपी के एक मॉलिक्यूल में 3 घटक होते हैं, 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन नाइट्रोजनी बेस, जिसको हम नाइट्रोजन क्षारक के नाम से जानते हैं, इसमें एडिनाइन होता है। 5 कार्बन की एक राइबोज शुगर इसमें सम्मिलित होती है और 3 फॉस्फेट समूह मिलकर इसकी संरचना का निर्माण करते हैं। अभी हम डायग्राम से एटीपी की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एटीपी की संरचना को इसमें दिखा रखा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, नाइट्रोजनी बेस एडिनाइन, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है। 5 कार्बन की शुगर आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, इसे हम राइबोज शुगर के नाम से कहते हैं। और 3 फॉस्फेट आप ये देख सकते हैं, नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3, 3 फॉस्फेट होती है। आप सामान्यतः जब एक न्यूक्लिक एसिड की संरचना देखते हैं तो इससे मिलती जुलती होती है, वहाँ पे फॉस्फेट एक होता है। जबकि जैसे आरएनए का आप स्ट्रक्चर देखते हो या डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें फॉस्फेट समूह होता है वो अलग एक होता है, और नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट कितने हैं? 3 है। तो बेसिकली इसकी जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलती जुलती होती है। अब आप ये देखेंगे वापस इसके स्ट्रक्चर में आगे और हम वर्णन करेंगे। ये जो राइबोज शुगर है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें आप देखें नंबर 1 पे जो कार्बन है उस नंबर 1 वाले कार्बन से ये जो प्यूरिन या नाइट्रोजनी बेस है वो जुड़ा हुआ है, और 5वां जो नंबर कार्बन है, नंबर 5 वाले जो कार्बन है उस पर फॉस्फेट समूह इसमें जुड़ा हुआ है। इसकी संरचना को और हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये भी एक इसकी मॉलिक्यूलर संरचना को बता रखा है। यहाँ पे देखें किस प्रकार से
एटीपी की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है जो रहती है कि एक अणु नाइट्रोजनी जो बेस होता है तथा एक अणु शुगर के संयोजन से निर्मित अणु को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये जो सेंटेंस है कि एक नाइट्रोजनी बेस यानी जिसमें एडिनाइन है इसमें और एक शुगर, इनका जब संयोजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। वापिस इस संरचना पे आ जाते हैं। आप ये देखें, एक अणु ये आपके पास नाइट्रोजन बेस हो गया और एक कार्बन हो गया। तो ये जो कंपाउंड, अगर इन दोनों को हम जोड़ें, सिर्फ इन दोनों को, तो अब इसमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड कौन सा न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, एडिनोसिन नामक जो पदार्थ है, एडिनोसिन नामक मॉलिक्यूल है, वो न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे बन रहा है। उपरोक्त संरचना में आप देखें, उपरोक्त संरचना में एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड बनता है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा। इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट का एक अणु संलग्न होने पर एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो अणुओं से संयोजन से एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और तीन अणुओं के संयोजन से एटीपी बनता है। वापिस आप उस डायग्राम पे आवें, यहाँ पे देखें, आपके पास ये एडिनोसिन बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फॉस्फेट का ये पहला नंबर मॉलिक्यूल अगर जुड़ता है तब किसका निर्माण हो जाएगा, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरे फॉस्फेट का जब समूह ग्रुप जुड़ा तब एडीपी का निर्माण हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और तीसरे समूह का जब निर्माण हो गया तो किसका निर्माण हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का। तो बेसिक रूप से एटीपी की संरचना किस प्रकार से होती है वो इस डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। फिर आप देखें एएमपी यानी एडिनोसिन, अर्थात एटीपी अणु एडिनिन राइबोन्यूक्लियोसाइड का ट्राइफॉस्फेट एस्टर है। एएमपी, एडीपी और एटीपी, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और तीन फॉस्फेट जब जुड़ते हैं में राइबोस शुगर का CH2OH जो ग्रुप होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉस्फेट समूह से एस्टर बॉन्ड बनाता है। CH2OH का ग्रुप दिखा हुआ है, ये देखें आप, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है CH2OH। तो इस ग्रुप से कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये एस्टर समूह बनाता है। इस वजह से इसको हम जो है ट्राइफॉस्फेट एस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखेंगे कि इस संरचना को वापस जब आप देखते हो तो आप ये देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है एटीपी का, इसमें जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से संचित रहती है, या इसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से क्यों जानते हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखें, एटीपी अणु में ऊर्जा की जो मात्रा होती है, या अपने ये कह सकते हैं कि एटीपी के एक अणु में फॉस्फेट के जो अंतिम या फॉस्फेट के जो अंतिम द्वितीय और तृतीय समूह जिन बंधों से एएमपी से जुड़े रहते हैं, ये बंध उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं, बॉन्ड होते हैं। इसको हम डायग्राम से देखेंगे तथा उन्हें सीधी रेखा के बजाय लहरदार रेखा के रूप में हम प्रकट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है, जो इनके अनस्टेबिलिटी या अस्थायित्व को भी दर्शाता है। ये बंध सामान्य बंधों की तुलना में 2 गुणी ऊर्जा युक्त होते हैं, यानी एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होता है या जल अपकरण होता है तो सर्वप्रथम इसका थर्ड बॉन्ड टूटेगा और बाद में इसका द्वितीय बॉन्ड टूटता है, यानी सेकंड बॉन्ड होता है, जिससे निश्चित मात्रा में ऊर्जा है वो मुक्त होती है। तीसरे बंध का जब टूटेगा तो एटीपी का विघटन एडीपी में हो जाएगा और दूसरा बंध जब टूटता है तो एटीपी है वो एएमपी में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा, वापिस देखें, आप ये देखेंगे, यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड दिखा रखे हैं और यहाँ मैंने लिख रखा है हाई एनर्जी बॉन्ड। ये देखें, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको सीधी रेखा मैंने दिखा के किस प्रकार दिखा रखा है, इस प्रकार के लहरदार। इसका मतलब ये बॉन्ड अनस्टेबल है, यानी जल्दी टूट जाएगा, और एक दूसरे फॉस्फेट समूह में ये दिखा रखा है। अब जैसे मान लो इस वापस डायग्राम को आए, सपोज इस बॉन्ड के बीच में अगर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएगा। तो जैसे ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, एडीपी। अगर मान लो अपन दूसरे बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, एएमपी, क्योंकि फॉस्फेट समूह जैसे जैसे अलग हो जाएगा तो मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो एटीपी का विघटन एडीपी में, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एडीपी का विघटन एएमपी में हो जाएगा। लेकिन ये जो बॉन्ड जो लहरदार के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में संचित रहती है। कितनी ऊर्जा संचित रहती है इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करते हैं। अब देखें, एक बॉन्ड के टूटने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, इस बारे में अलग अलग मत दिए, अलग अलग वैज्ञानिक दिए, लेकिन सामान्य तौर पर एक आकलन के अनुसार जब थर्ड बॉन्ड जब टूटता है तो उससे 8.15 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है, और जब द्वितीय बॉन्ड टूटता है तो लगभग 6.5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा है वो विमुक्त होती है। ये एक एनर्जी का आकलन दिया गया है कि एटीपी का मॉलिक्यूल जब हाइड्रोलाइसिस होकर एडीपी में कन्वर्ट होता है तो कितनी मात्रा में ऊर्जा है वो मुक्त होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, देखो इसमें दिखा रखे हैं 2 हाई एनर्जी बॉन्ड,
ठीक है, इन बॉन्ड को दिखा रखा है। इन बॉन्ड को टूटेंगे जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस होने से आप देखें कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अब सामान्यतः जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं, एटीपी जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो आप ये देखें कि जैसे ही इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो आपके पास ये एडीपी का मॉलिक्यूल ये अलग हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप बाय एटीपीएज। जो एंजाइम होता है जो उसको तोड़ने का कार्य करेगा वो एंजाइम कौन सा होगा, एटीपीएज। ये एक एंजाइम होता है वो तोड़ता है। और तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये आपको अलग दिखाई दिया और एडीपी है ये अलग हो गया। तो जैसे ही बॉन्ड टूटा ये पर्टिकुलर मात्रा में एनर्जी है वो मुक्त होती है। अब आप देखें कि ये एनर्जी किस वजह से एटीपी के अणुओं में संचित रहती है, क्या रीजन होता है। एटीपी के प्रत्येक फॉस्फेट समूह में उपस्थित ऑक्सीजन अणुओं की इलेक्ट्रॉनग्राही प्रकृति होने के कारण ये ऋणात्मक आवेश युक्त होते हैं। जैसे आप डायग्राम को देखोगे, वापस अगर उस डायग्राम को देखना चाहो आप, तो आप ये देखेंगे, यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी ऋणात्मक आवेश युक्त है। ठीक है, जिसके कारण निकट स्थित फॉस्फोरस अणुओं पर एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस से जुड़े हुए रहते हैं। अर्थात जो एटीपी अणु है उसमें फॉस्फोरस अणुओं में धनात्मक आवेशों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को कम करने के लिए तथा अणु को एक साथ स्थिर रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक के ऊपर तनाव से और एक के ऊपर ऋणावेश है, तो स्थिर रखने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को अत्यधिक ऊर्जा की उपस्थिति द्वारा ही कम किया जा सकता है। ये जो रिपल्सन है, रिपल्सन का मतलब एक तो एक दूसरे के प्रतिकर्षण जो होता है उसको कैसे कम किया जाता है, ऊर्जा द्वारा हम कम कर सकते हैं, जो कि इन फॉस्फेट अणुओं में संग्रहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जब एक फॉस्फेट समूह को जल अपघटन या एटीपीएज या हाइड्रोलाइसिस द्वारा तोड़ा जाता है, हटाया जाता है, तब ये संग्रहित ऊर्जा है वो विमुक्त होती है। और अपन देखते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से जो पर्टिकुलर एनर्जी की जो हमने क्वांटिटी बताई है वो आपको उसमें देखने को मिलेगी। अब जो महत्वपूर्ण है कि एटीपी, ये तो हमने लोगों ने देखा कि एटीपी की मॉलिक्यूल की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार एटीपी की मॉलिक्यूल है वो बना होगा, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। लेकिन एटीपी का कार्य क्या है, आप ये देख सकते हैं कि एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलाइसिस होने से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसका परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन कब होता है, विभिन्न प्रकार की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है या जो कार्य होते हैं उसके दौरान इनका परिवर्तन होता है। जैसे जब पौधों के अंदर ग्रोथ होती है तब एटीपी की आवश्यकता होती है, यानी एटीपी का यूज़ होता है। कोशिका विभाजन के समय एटीपी का यूज़ होगा। ट्रांसलोकेशन के अंदर हम लोग देखेंगे उसके अंदर एटीपी का यूज़ होता है। विभिन्न प्रकार की थ्योरीज हमने पढ़ी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का जब अपन कह सकते हैं कि अवशोषण होता है तब उसकी जरूरत होती है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के समय इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य हैं जब हमें एटीपी के मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी। यानी एटीपी के मॉलिक्यूल जब होंगे तब ये विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो पूरी होगी। ये क्यों होती है, क्योंकि एटीपी के मॉलिक्यूल की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है कि वो हाई एनर्जी युक्त एक मॉलिक्यूल है और जब बॉन्ड टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। उसी ऊर्जा का उपयोग होते हुए ये विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पौधों के अंदर संपन्न होती है। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसी भी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। तो ये तो हमने देखा कि एटीपी का उपयोग कहाँ होता है, और जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते हैं तो एटीपी का निर्माण भी हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तब इसका निर्माण होगा। जैसे हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस और ईटीएस ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिपिड फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम देखेंगे, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, इन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तब अपने पास एटीपी का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एटीपी टूट के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में परिवर्तित हो रही है और वापस एटीपी का जो निर्माण हो रहा है, इसको हम एटीपी साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एटीपी के एक प्रकार के पौधों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन है या जो कार्य है इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के जो अपन ये कह सकते हैं कि कोशिकीय झिल्लियों के जो इलेक्ट्रॉनिक विभव होते हैं उसको भी, बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको भी एटीपी के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने एटीपी के संरचना, इसको बायोलॉजिकल करेंसी या एनर्जी का जो मुद्रा का सोर्स है वो क्यों कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, और दूसरा एटीपी के क्या कार्य हैं उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।